नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अनुच्छेद के बारे में, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशली हम यूपी पीसीएस और 17वीं बीपीएससी और साथ ही साथ में आरओ एआरओ की प्रिपरेशन के लिए ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ। इसमें आपको इन तीनों एग्जाम को जो फोकस ज्यादा किया जाएगा, तो इसमें पीवाईक्यू के हिसाब से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा। इससे पहले भी मैं एक दो बार जो अनुच्छेद की सीरीज है वो ला चुका हूँ। पीवाईक्यू की सीरीज में जो पहला लेक्चर था वो भी अनुच्छेद से संबंधित था, उसको भी मैंने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई, वहां से आप लोग वो सीरीज देख सकते हैं, वो लेक्चर देख सकते हैं। और उस सीरीज में जितनी भी पीवाईक्यू सीरीज में जो भी लेक्चर है उन सभी को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भाग 1 है। देखिए, जो हमारा संविधान है या भारतीय संविधान है वो 22 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 22 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि भाग 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। भाग 2 में क्या है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में क्या है, 12 से 35 तक है। और भाग 4 में क्या है, 36 से 51 तक है। और भाग 4 का में क्या है, 51 ए है। और इसके बाद में 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे कई भागों में 22 भागों में बटा हुआ है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में भी हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो संविधान कितने भागों में बटा हुआ है? 22 भागों में बटा हुआ है। देखिए, पीवाईक्यू सीरीज में मैंने कई चीजें बताई थी जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, हद से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन थे, कि एक एक अनुच्छेद से ही लगातार 4 से 5 बार या 6 बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी से पूछा जा रहा है, बार बार उसी से पूछा जा रहा है। तो ऐसे अनुच्छेदों को खास तौर से ध्यान रखिएगा। और नॉर्मली वो ध्यान भी रहते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल अनुच्छेद हैं जो रिपीट होते हैं। बाकी सभी अनुच्छेद रिपीट नहीं होते हैं, टेंशन मत लीजिए। बाकी आप इतना पढ़ लेंगे ना, तो ये करीबन 80 प्लस अनुच्छेद हैं, इनको याद कर लीजिए। इनको याद करने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा नहीं। और जो भी हमारी पीवाईक्यू सीरीज और पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, जो वो उसमें से आपको 70 प्लस क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। बस आप लेक्चर को ध्यान से देखिए और चैनल पर जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आकाश ग्लोबल स्टडी नाम से सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा, ये आपको टेलीग्राम पे दिख जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, संघ का नाम और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 2 संबंधित है नए राज्य का प्रवेश और स्थापना से। वहीं अनुच्छेद 3 संबंधित है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं के नाम में परिवर्तन। ये अनुच्छेद 3 है। और अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 भाग 2 है। इसमें बात की गई नागरिकता से संबंधित बातों के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। और अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगा या विनियमित करेगी। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में वर्णन किया गया है, जिसमें 12 है राज्य की परिभाषा से संबंधित और अनुच्छेद 13 है मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानूनों के बारे में चर्चा की गई है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है, जिसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 की, तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में बात की गई है। अनुच्छेद 15 में बात की गई धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 16 कहता है कि जितने भी सार्वजनिक रोजगार हैं यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं, उनके मामलों में अवसर की समानता रहेगी। क्या रहेगी? अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की, यानी छुआछूत को दूर करने की बात की गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की बात की गई, उपाधियों के उन्मूलन की बात की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहली वाक एवं अभिव्यक्ति, दूसरी शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, और तीसरी है संघ यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, ये चौथी है। पांचवी है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। छठवीं क्या है?
कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। और जो ये छठवें नंबर की, जो एक्चुअली में छठवें नंबर की थी, इसको हटा दिया गया है और इसको मौलिक अधिकार ना रहकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार, तो यहाँ पर कौन सा है, कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड ये वाली थी जो स्वतंत्रता थी, इसको हटा के अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसको मौलिक अधिकार नहीं रखा गया है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 में ही एक संशोधन हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ था, इसमें जो बात की गई थी राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, शिक्षा के अधिकार की बात की गई है और आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 ए। यह किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अब बात करते हैं अगले अधिकार की, जो है शोषण का अधिकार। यह अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक इसकी चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी और बालात श्रम का प्रतिषेध करना। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों और खदानों में बच्चे कौन से, जो 14 वर्ष से जिनकी कम आयु है, उनके रोजगार पर प्रतिबंध लगाना, कि जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को यहाँ पर जो कारखाने या खदान है यहाँ पर रोजगार नहीं देना है, क्योंकि ये कैसा है, एक गैर कानूनी कार्य है। शोषण का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 25। वहीं अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रतिबंध पर स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो भी धार्मिक मामले हैं उनका क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता की बात की गई अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 देखिए क्या कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 की बात की गई है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको स्थापित, उनको स्टेबलाइज करने और उनका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार की बात की गई है। राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए, शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने और उनको प्रशासन करने की बात की गई अनुच्छेद 30 में। और अनुच्छेद 31 को, यानी जो संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसको क्या रख दिया गया है, इसे मौलिक अधिकार ना करके इसे लीगल राइट्स कर दिया गया है। कैसा राइट्स कर दिया गया है, लीगल राइट्स, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहां से कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में बात की गई है, जिसके तहत हम 5 प्रकार की रिट कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है, एक तो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी कौन सी है, दूसरी है परमादेश, दूसरी है परमादेश। तीसरी कौन सी है, तीसरी है प्रतिषेध, तीसरी कौन सी है, प्रतिषेध। और चौथी कौन सी है, उत्प्रेषण, चौथी है उत्प्रेषण। और पांचवी है अधिकार प्रच्छा, पांचवी कौन सी है, अधिकार प्रच्छा। तो ये 5 प्रकार की रिट की बात की गई है। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात कर ली जाए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाना, व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाना। और वहीं अगर परमादेश की बात कर ली जाए, तो परमादेश का मतलब क्या है कि हम आदेश देते हैं। इनके अर्थ से ही आप चीजें समझ जाएंगे। परमादेश का मतलब क्या है, हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध का मतलब क्या है, रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना। और उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण का मतलब होता है कि प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना, प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना। अधिकार प्रच्छा का मतलब क्या होता है, किसी अधिकार से संबंधित है, या किसी अधिकार से संबंधित कोई भी बात हो सकती है, तो वो क्या है, अधिकार प्रच्छा है। तो इनके अर्थ से ही आप इनका मतलब समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो डीपीएसपी हैं, ये भाग 4 में इनका वर्णन किया गया अनुच्छेद 36 से 51 तक।
अनुच्छेद 36 क्या कहता है, परिभाषा बताता है राज्य की। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, डीपीएसपी का अनुप्रयोग, उसके एप्लीकेशन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 39 ए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, समा समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। क्या कहता है, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन, ये किस में बात की गई है, अनुच्छेद 40 में बात की गई है। और अनुच्छेद 41 कहता है काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार होगा। तो ये बात अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 43 महत्वपूर्ण है, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, कि जिससे श्रमिक अपना जीवन अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकें, वो मजदूरी देनी चाहिए, ऐसी बात कही गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 43 ए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये बात करता है अनुच्छेद 43 ए। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अभी देखिए इसमें लिखा केवल गोवा में लागू, लेकिन प्रॉपर तरीके से गोवा में भी लागू नहीं हुई है, हालांकि भारत में भी प्रॉपर तरीके से अभी लागू नहीं हो पाई है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, ये बात अनुच्छेद 47 से कहता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो 51 ए के तहत आते हैं भाग 4 ए में। अनुच्छेद 51 ए 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। पहले मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद मूल कर्तव्य कितने हो गए, 11 हो गए। और इसके लिए मैं आपको प्रेफरेंस करता हूं कि आप हमारा जो मौलिक कर्तव्य वाला वीडियो वो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई। सारे जितने 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं लाइन वाइज सीरियल वाइज मैंने आपको बताए हैं, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और एग्जाम वेब ऐप पर जरूर मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में बिल्कुल मिलेंगे, तो वहां से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 से 151 तक भाग 5 में वर्णन दिया गया है संघ के बारे में, जिसमें बताया गया है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति होगा। वहीं अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति। और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, और 54 भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी 53 भी आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अगर 52 में क्या है, 52 में राष्ट्रपति है, और 63 में क्या है, 63 में उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये किसमें बात की गई है, अनुच्छेद 64 में बात की गई है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में कैसा होना, पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 में। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। और अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि। और अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है, उपाध्यक्ष की बात की गई है। अनुच्छेद 105 संसद के सदन की शक्तियां और प्रिविलेज की बात की गई, यानी विशेषाधिकार की बात की गई है। और अनुच्छेद 109 कहता है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, क्या क्या प्रोसेस रहेगा इसका, वो किसमें बात की गई। अगर धन विधेयक के प्रोसेस की बात की जाए तो अनुच्छेद 109, और धन विधेयक की परिभाषा और धन विधेयक के बारे में पूछा जाए अनुच्छेद 110 आता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय बजट, जिसको वार्षिक वित्तीय बजट, ये बजट शब्द हालांकि ये यूज नहीं किया गया है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। और 213 होती हैं राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में। 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।
127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, और 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इंपॉर्टेंट है ये वाला 129। 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट, इतना खास जरूरी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। इसके बाद में 37 में है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा, और अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है 141। और अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 में सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों की बात की गई है। सीएजी ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट रहा है, इसको भी पूरा कर लेंगे। अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76, इसमें किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है भारत के महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 76 में। कहीं आगे लिखा होगा, छूट गया है धोखे से। अब हम बात करते हैं भाग 6 में राज्य की चर्चा करते हैं। तो 152 से 237 तक की है, जिसमें 153 कहता है राज्य के राज्यपाल के बारे में, और 154 है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, 161 है क्षमादान की शक्तियां, और 165 है राज्य का महाधिवक्ता, 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति, और अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना, 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, और उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति किसमें होती है? अनुच्छेद 226 में होती है। और अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है? अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है। जबकि अगर हाई कोर्ट की बात कर ली जाए तो 226 के तहत रिट जारी की जाती है। इंपॉर्टेंट है। और रिट कितने प्रकार की होती है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, रिट होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। 233 में बात की गई है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, और 235 में बात की गई अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अनुच्छेद 238 जो भाग 7 है, इसको हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 239 से 242 की बात की गई है, दो भाग 8 में है, इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में यहां से नहीं पूछे गए हैं। अनुच्छेद 243 में 243 से लेकर 243 ओ भाग 9 की बात की गई, जिसमें 243 ए में ग्राम सभा, 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा की गई है। नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी भाग 9 ए में, और भाग 9 बी में सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक इसमें चर्चा की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 में बात की गई भाग 10 में। केंद्र राज्य संबंध, अनुच्छेद 245 में बात की गई है, और 263 तक है भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में। यहां से एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको मैंने पीवाईक्यू सीरीज में करा दिया है, वहां से पढ़ लीजिए। वो एक ही बार क्वेश्चन आया, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं हुए हैं। वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे की बात की गई अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 301 के तहत, और भाग 12 में इनकी चर्चा की गई। किसमें की गई? भाग 12 में। अनुच्छेद 266 में संचित निधि एवं लोक लेखा निधि के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में चर्चा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, 6 से 7 बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी में। संपत्ति का अधिकार 300 ए में कर दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, अब ये लीगल राइट्स है। अब कैसा है? लीगल राइट्स है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक इसमें चर्चा की गई है, जो कि भाग 13 के अंतर्गत आता है। किस भाग के अंतर्गत? भाग 13 के अंतर्गत। अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। और केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक चर्चा की गई है भाग 14 में। केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं,
अनुच्छेद 312 ये आपको कब कैसे क्वेश्चन पूछा गया है? 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 312 से। एक बार तो डायरेक्टली पूछा गया कि अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद के तहत आती हैं, तो अनुच्छेद 312। एक बार पूछा गया है कि राज्यसभा के पास किस अनुच्छेद के तहत अधिकार है कि वह अकेले कानून बना सकती है, मतलब अपना वो कानून बना सकती है राज्यसभा। तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कानून बना सकती है। कोई सेवा ऐड करनी हो या कोई सेवा हटानी हो तो वो कौन कर सकता है? राज्यसभा इस पर कानून बनाएगी, और यह अनुच्छेद 312 के तहत चर्चा की गई है। वहीं बात की जाए अनुच्छेद 315 में, तो यह संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की चर्चा करता है। संघ और राज्य हैं उनके लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जैसे कि यूपी के लिए यूपीपीएससी, सेंट्रल के लिए यूपीएससी, बिहार के लिए बीपीएससी, ऐसे एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है राज्यों में और सेंट्रल में, जो अनुच्छेद 315 ये अनुमति देता है। इसके बाद में 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, आखिर कोई अगर लोक सेवा आयोग होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उसके कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे, क्या क्या उसके कार्य रहेंगे, वो क्या क्या कार्य करेगा, तो वो बात की गई अनुच्छेद 320 के तहत। न्यायाधिकरण की बात की गई अनुच्छेद 323 ए 323 बी में। 14 ए भाग है और 323 ए सीधा सीधा कहता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में चर्चा करता है। चुनाव आयोग से संबंधित बात की जाती है तो चुनाव की बात है, केवल यहां पर चुनाव की बात है तो अनुच्छेद 324 से 329 तक बात की जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 325 और 326। 325 और 326। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। वहीं अनुच्छेद 325 किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा। किसके कौन कौन से जो दिए गए हैं? एक तो दिया गया धर्म यानी रिलीजन, एक दिया गया मूलवंश, एक दिया गया है जाति और एक दिया गया है लिंग। इन चार चीजों के आधार पर चुनाव में जो विशेष मतदाता सूची होगी, किसी भी मतदाता सूची में उन्हें शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारा धर्म ये है तो आपका वोट नहीं बनेगा और आप वोट दे नहीं सकते हैं, या मूलवंश ये है, जाति ये है या लिंग ये है। तो इन चारों चीजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई रीजन है तो वो बताया जा सकता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और 326 में एक संशोधन हुआ था, आर्टिकल 326 में एक संशोधन हुआ था 1989 में। 1989 में जो संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत कहा गया था कि 21 वर्ष की आयु में पहले लोग वोट देते थे, और इसी के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष की आयु के लिए वोट निर्धारित कर दिए गए कि जो निर्वाचन वयस्क मताधिकार है, वो वयस्क मताधिकार अब कितनी एज पर होगा? 18 वर्ष की आयु पर होगा। कि कौन सी वर्ष की आयु पर? 18 वर्ष की आयु पर। और उसी समय क्या हुआ था? 1989 में ही नवंबर 1989 में क्या हुआ था? जो लोकसभा चुनाव हुए थे, 9वीं लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें पहली बार 18 वर्ष की आयु के लोगों ने वोट डाला था। 9वीं लोकसभा में, 9वीं लोकसभा में 1989 में ही नवंबर में हुई थी 9वीं लोकसभा, उसमें पहली बार 18 वर्ष की आयु में लोगों ने वोट डाला था। ये क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि पूछा जा सकता है, लगातार 2 से 3 बार यूपीपीसीएस ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा से संबंधित कौन से नंबर की लोकसभा के चुनाव हुए हैं, या कौन से लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के लिए रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन इसलिए बता दिया है क्योंकि हो सकता है ये वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए, पूछा जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी और ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज के लिए विशेष प्रावधान, जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो किसमें दिए गए हैं? भाग 16 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक। अनुच्छेद 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में चर्चा करता है, लेकिन बाद में इनको अलग कर दिया गया, 338 अलग और 338 ए
ए और बी। इस तरीके से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए जो नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यानी एनसीएससी और एनसीएसटी, इनके लिए अलग अलग कर दिया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 340 क्या कहता है? पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति, आयोग की नियुक्ति की बात करता है। इसके बाद में बात करते हैं राजभाषा। राजभाषा किसमें है? राजभाषा है अनुच्छेद 343 से 351 तक, भाग 17 में बात की गई है। किसमें बात की गई है? भाग 17 में। यहां पर एक अनुच्छेद और याद कर लीजिए, अनुच्छेद 339 काफी महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, अभी रीजन पता चल जाएगा। अनुच्छेद 339 कहता है कि जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो प्रेसिडेंट को पावर देगा कंट्रोल करने के लिए शेड्यूल जो एरिया है, जो शेड्यूल एरिया है यानी जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए, और शेड्यूल ट्राइब्स जो जनजातीय क्षेत्र के जो एरिया है, जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं या जनजाति जो जनजातियां पाई जाती हैं, उनके वेलफेयर के काम करने के, वेलफेयर के लिए काम करने के लिए ये प्रेसिडेंट के पास पावर है अनुच्छेद 339 के तहत। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो भी शेड्यूल ट्राइब से ही आए, संबंधित हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है इस बार। अगला देखिए 343 संघ की राजभाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्यों की आधिकारिक भाषाएं या भाषाएं, ये बात की गई है। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ शेड्यूल की। शेड्यूल यानी अनुसूची, अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची में भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है? 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी केवल। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। इसके बाद में एक संविधान संशोधन हुआ 21वां, एक तो इसमें एक भाषा जोड़ी गई। इसके बाद में एक संविधान संशोधन हुआ 71वां, इसमें भी इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं, सॉरी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी और 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ये कुल संशोधन हुए थे 3, 21वां, 71वां और 92वां। तो 21st, 71st और 92nd, ये संविधान संशोधन के तहत टोटल 8 भाषाएं जोड़ी गई। जो अब के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं के बारे में चर्चा की जाती है। बात करते हैं आपातकाल की। अनुच्छेद 352 से 360 तक इसमें चर्चा की गई, भाग 18 से संबंधित है। 352 आपातकाल की घोषणा की बात करता है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी की बात होती है। 356 राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी की बात होती है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है। और अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगी है। एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल इंडिया में अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल या जो नेशनल इमरजेंसी है, ये 3 बार लग चुकी है और राज्य आपातकाल विभिन्न राज्यों में कई बार लग चुका है। इसके बाद में कुछ विविध में बात आती है, तो विविध में क्या आता? अनुच्छेद 361 से 367 भाग 19 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आता है, भाग 20 में इसमें चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 76, देखिए यहाँ पर लिखा है, मैंने बताया था कि कहीं पर लिखा होगा, तो ये जो है आप लोग यहाँ से हटा लीजिए, वहां पर मैंने आपको बता दिया है, तो इतना चीज याद रखिएगा। वहां पर मैंने बता दिया, तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत का महान्यायवादी। यहां से इसको हटाएंगे और आगे शिफ्ट कर लेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अनुच्छेद 368 कहता है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां। विशेष और संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान अनुच्छेद 369 से 392 तक चर्चा की गई, भाग 21 में। अनुच्छेद 370 कहता है जम्मू और कश्मीर का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 ए कहता है नागालैंड राज्य में संबंध में प्रावधान। और 371 जे कहता है हैदराबाद कर्नाटक
क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा। और ये हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा, संक्षिप्त पाठ, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 392 से 395 तक भाग 22 की बात, जो कि हमारा अंतिम भाग है, संविधान का अंतिम भाग है, इसके बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 393 क्या कहता है, संक्षिप्त नाम। इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा, ऐसी बात किसमें कही है, अनुच्छेद 353 में। तो कभी कभी डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का संविधान भारत का संविधान है, ये किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो ये अनुच्छेद 393 में चर्चा की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण है उनको मैंने टिक भी लगवा दिया है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी और एग्जाम वेब ऐप पर भी मिल जाएगी। यहां से आप लोग तीनों जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ आपको मिलेगी। एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको बहुत से फ्री पीडीएफ और फ्री लेक्चर सीरीज भी आपको पड़ी हुई दिख जाएंगे, तो वहां से आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। यूपीपीसीएस की जो लेक्चर सीरीज हैं जो चला रहे हैं हम, उसमें आपको गारंटी देते हैं कि 70+ क्वेश्चन आपको हमारे लेक्चर सीरीज से ही मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उन्हीं को ही कंप्लीट करा रहा हूं। और देखिए पीवाईक्यू एनालिसिस के हिसाब से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उसकी जो पीडीएफ है वो भी ग्रुप में दे दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी। तो इसकी भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप लोग वही टॉपिक तैयार करिए जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालाइज किया है 1996 से 2023, 1996 से 2023 तक ये एनालाइज किया, लगभग 30 से ज्यादा वर्षों का एनालिसिस ये नजर आएगा। कितने, सॉरी 30 नहीं, यहाँ पर 27 से ज्यादा वर्षों का एनालिसिस आपको यहाँ पर नजर जाएगा। 27 प्लस यानी 28 से 29 साल का एनालिसिस है, क्योंकि 2015 में 2 बार एग्जाम हुआ था, याद होगा आपको 2015 में 2 बार एग्जाम हुआ था, तो उसका भी एनालाइज करके मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं। और पीवाईक्यू लेक्चर की सीरीज भी आपकी चल रही है कंटिन्यू, जिसमें 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं, कई टॉपिक एंड हो गए हैं, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक आर्टिकल का ही था, दूसरा टॉपिक क्या था, अमेंडमेंट का था। यहाँ से देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं मैं उनको करा रहा हूँ। दूसरा टॉपिक क्या था, अमेंडमेंट का था, और एक मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज का कराया, फंडामेंटल राइट्स का कराने वाला हूँ, जल्दी ही करा दूंगा। इसके बाद में कई लेक्चर जो पीडीएफ हैं वो मैंने आपको ग्रुप में दे दी है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।